हेलो बच्चों, अपन का भी क्वेश्चन दिया गया है। अ प्लैंक विद अ यूनिफॉर्म स्फीयर प्लेस्ड ऑन इट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। प्लैंक इज पुल्ड टू राइट बाय कांस्टेंट फोर्स F इफ स्फीयर डज नॉट स्लिप ओवर द प्लैंक विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो बच्चों, अपन को इस क्वेश्चन में बोला गया एक प्लैंक है जिसको राइट डायरेक्शन में यहाँ पर एक कांस्टेंट फोर्स F के द्वारा पुल किया जाता है। इस प्लैंक के ऊपर एक यहाँ पर एक स्फीयर को रखा गया है। जो स्फीयर है वो प्लैंक के ऊपर यहाँ पर स्लिप नहीं करता है। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की सिचुएशन है। ये जो प्लैंक है इसको राइट डायरेक्शन में यहाँ पर एक कांस्टेंट फोर्स F के द्वारा पुल किया जाता है। तो इसकी वजह से जो प्लैंक है उसका राइट डायरेक्शन में यहाँ पर एक एक्सेलरेशन होगा। साथ ही में जो स्फीयर है वो प्लैंक के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है, यानी कि जो स्फीयर है उस पर भी राइट डायरेक्शन में यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो अपन यहाँ पर लिख भी सकते हैं फॉर नो स्लिपिंग जो फ्रिक्शन है इज स्टैटिक। फ्रिक्शन कैसा होगा, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। साथ ही में राइट डायरेक्शन में यहाँ पर एक फ्रिक्शन लगेगा, जिसकी वजह से जो स्फीयर है उसका राइट डायरेक्शन में यहाँ पर एक एक्सेलरेशन होगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो भी राइट डायरेक्शन में होगा। इसकी वजह से यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क आएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अल्फा को कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो अब यदि यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक लिखना चाहूँ तो जो एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक होगा AP, यदि मैं इसको बोलूँ तो वो कितना हो जाएगा ACOM प्लस R अल्फा। दोनों के बीच में क्या होगा, कंस्टेंट होगा फॉर नो स्लिपिंग कंडीशन। जो एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक होगा वो किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस R अल्फा के यहाँ पे क्या होगा वो बराबर होगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक होगा वो ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, यानी कि जो प्लैंक का एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे स्फीयर के एक्सेलरेशन से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए में अपन को बोला गया है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर इज लेस देन दैट ऑफ प्लैंक। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। ठीक है, तो नो स्लिपिंग की कंडीशन में अपना जो फ्रिक्शन है वो कैसा स्टैटिक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, इस सिस्टम के लिए यदि मैं यहाँ पे वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूँ तो वो क्या होगा, जीरो होगा। पूरे सिस्टम के लिए यदि मैं यहाँ पे वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूँ तो वो यहाँ पे कितना होगा, जीरो होगा। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी कौन सा, इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी वजह से जो यहाँ पे वर्क डन होगा वो कितना होगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा। ठीक है, यानी कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है जो सिस्टम की, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो किसकी वजह से होगी, वर्क डन बाय फोर्स F। ठीक है ना, फ्रिक्शन का वर्क डन तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया सिस्टम के लिए। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की वो किसकी वजह से होगी, वर्क डन बाय जो फोर्स है F उसकी वजह से यहाँ पर होगी। ठीक है, यानी कि अपना जो C वाला ऑप्शन है वो भी क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया है। अब यदि मैं यहाँ पे स्फीयर की बात करूँ तो स्फीयर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अफेक्ट कर रहा है। तो इस स्फीयर के लिए यदि मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे स्फीयर के लिए होगी ये किसके बराबर होगी, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर लग रहा होगा इसकी वजह से जो वर्क डन होगा वही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को स्फीयर के क्या होगा, बराबर होगा। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये बराबर हो जाएगी। तो अपना जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो वर्क डन होगा फ्रिक्शन का जो कि स्फीयर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर यहाँ पर आएगी। ठीक है ना, तो जो बी वाला ऑप्शन है वो भी अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके ऑप्शन नंबर A, B और C क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू।